नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर जा रहे हैं। आपकी फ्लाइट तय है, सब कुछ प्लान हो चुका है और फिर कुछ तकनीकी और मानवीय गलतियों की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहानी एक सिस्टम फेलियर की नहीं है। ये कहानी है लापरवाही, गलत फैसलों और तकनीक को न समझ पाने की। जुलाई 2002 में रूस और जर्मनी के बीच ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। दो विमान, एक पैसेंजर फ्लाइट और एक मालवाहक कार्गो प्लेन हवा में एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन क्या ये एक हादसा था या फिर एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था? आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। ऊफा, रूस का एक शांत लेकिन उभरता हुआ शहर। यहाँ मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। जुलाई 2002 में यहाँ के सबसे होनहार स्कूली बच्चों को एक बेहद खास मौका मिला। यूनेस्को की तरफ से बार्सिलोना, स्पेन में 2 हफ्तों की छुट्टियां। ये बच्चे पढ़ाई, खेल और कला के उस्ताद थे। जैसे किरिल डिगटेरेव, 14 साल का पेंटर जिसने 4 साल की उम्र से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। 2 प्रदर्शनी कर चुका था। He was very good at painting. He felt colors. He received good reviews. अलीना हनानोवा 12 साल की जिम्नास्टिक चैंपियन थी। पढ़ाई में भी अव्वल और हर काम में सबसे आगे। बच्चों को ट्रेन से मॉस्को लाया गया, जहां से उनकी फ्लाइट थी। लेकिन यहीं एक भारी चूक हो गई। ट्रैवल एजेंसी ने उन्हें गलत एयरपोर्ट पहुंचा दिया और बच्चे अपनी फ्लाइट मिस कर बैठे। अब आप सोच सकते हैं इन 12 से 14 साल के बच्चों पर क्या बीती होगी। बच्चे बेहद निराश हो जाते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंसी इस गलती को मानती है और जल्द से जल्द समाधान ढूंढती है। जब तक अगली फ्लाइट का इंतजाम होता, बच्चे मॉस्को में 2 दिन सिटी टूर करते हैं। फिर एजेंसी एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक करती है, यानी कि सिर्फ इन बच्चों और उनके साथियों के लिए एक खास विमान। और 2 दिन बाद ये बच्चे आखिरकार बार्सिलोना के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस फ्लाइट में सिर्फ बच्चे नहीं थे। इस उड़ान में कालोएव परिवार भी था, लेकिन वे स्कूल ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। वो बार्सिलोना जा रहे थे अपने पिता से मिलने, जो वहां एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जिस चार्टर्ड विमान से बच्चों को स्पेन ले जाया जा रहा था, उसे सिर्फ उड़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि उसे 5 बेहद अनुभवी एविएटर चला रहे थे। यह कोई आम टीम नहीं थी, बल्कि रूस के सिविल एविएशन के सबसे अनुभवी और प्रशिक्षित पायलट्स में से कुछ लोग इस फ्लाइट पर मौजूद थे। कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रॉस, 30 साल का अनुभव और तकनीकी मामलों में जबरदस्त पकड़। वे इस फ्लाइट को कमांड कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ओलेग ग्रिगोरीव, वो असल में इस एयरलाइन के चीफ पायलट थे। इस उड़ान में वो खुद कैप्टन ग्रॉस का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कर रहे थे। मुराद आमतौर पर फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका में रहते हैं, लेकिन इस उड़ान में वे ड्यूटी पर नहीं थे, क्योंकि जल्द ही उन्हें कैप्टन बनाया जाना था। नेविगेटर और एक फ्लाइट इंजीनियर भी तैनात थे। रात के ठीक 11 बजे से कुछ मिनट पहले बश्कीरियन एयरलाइंस की चार्टर्ड फ्लाइट 2937 मॉस्को से उड़ान भरती है। विमान था टुपोलेव Tu-154M, जो उस समय रूस में सबसे आम पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता था। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, यानी उस सिस्टम की जो ऐसे हादसों को रोकने के लिए बनाया गया था। इस विमान में भी बाकी आधुनिक विमानों की तरह एक खास सुरक्षा सिस्टम मौजूद था, TCAS, यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। हर कमर्शियल विमान में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। ये ट्रांसपॉन्डर लगातार रेडियो सिग्नल भेजता रहता है, जिसमें विमान की पोजीशन, ऊंचाई और स्पीड की जानकारी होती है। आसपास के सभी विमानों के ट्रांसपॉन्डर एक दूसरे को पकड़ते हैं और फिर TCAS यह गणना करता है कि कोई दूसरा विमान टकराव के रास्ते पर तो नहीं है, और अगर खतरा होता है तो TCAS तुरंत अलर्ट देता है और यह सिस्टम खुद पायलट को बताता है कि क्या करना है। एक विमान को ऊपर चढ़ने को कहा जाता है और दूसरे को नीचे उतरने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि TCAS का निर्देश मानना जरूरी होता है, क्योंकि यही सिस्टम आखिरी वक्त पर टक्कर रोक सकता है। लेकिन आने वाले कुछ मिनटों में इसी सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा हादसा। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर इटली के बर्गामो एयरपोर्ट पर चलना होगा। यहाँ से एक बोइंग 757 विमान उड़ान भरता है। ये कोई पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, बल्कि DHL कंपनी की एक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट है। इसका मिशन था माल को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित DHL के यूरोपीय हेडक्वार्टर पहुंचाना। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिस रास्ते से यह विमान आगे बढ़ रहा था, वही रास्ता आगे चलकर एक और विमान से क्रॉस होने वाला था, रूसी TU-X44 मैनेजमेंट से। यानी तकनीकी भाषा में कहें तो दोनों विमानों के फ्लाइट पाथ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और अगर वक्त रहते कुछ न किया गया तो यह एक सीधी मिड एयर टक्कर में बदल सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, दोनों विमान उस समय सही रूट पर थे, लेकिन सिस्टम के लेवल पर कुछ गड़बड़ियां पहले से पनप रही थीं। इस कार्गो फ्लाइट में सिर्फ 2 लोग सवार थे। कैप्टन पॉल फिलिप्स, जो ब्रिटिश नागरिक थे, बेहद अनुभवी और शांत स्वभाव के पायलट। फर्स्ट ऑफिसर ब्रांट कैंपियोनी, जो कनाडा से थे और उस वक्त अगले चरण की उड़ान के लिए तैयारी कर रहे थे। इन दोनों पायलट्स की आखिरी उड़ान साबित होती है। DHL की ये फ्लाइट पूरी तरह सामान ढोने वाली फ्लाइट थी और इसके पायलट्स का काम शेड्यूल के मुताबिक माल को ब्रुसेल्स तक पहुंचाना था। पीटर एक बेहद अनुभवी कंट्रोलर थे। पिछले 8 सालों से वे स्काई गाइड कंपनी के जरिए दक्षिणी जर्मनी और उत्तरी स्विट्जरलैंड के हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। अब सोचिए, जिस जोन से दर्जनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स हर रात गुजरती हैं, वहां उस रात सिर्फ 2 कंट्रोलर ड्यूटी पर थे। चूंकि उस वक्त हवाई ट्रैफिक कम था, पीटर का साथी कंट्रोलर एक लंबा ब्रेक लेने चला गया, जो स्काई गाइड के अंदर एक आम बात मानी जाती थी। अब हालात ये हो गए कि पूरे सेक्टर की निगरानी अब सिर्फ एक आदमी पर थी, पीटर नील्सन पर। उनके सामने 2 अलग-अलग रडार स्क्रीन थीं, जिनमें हर स्क्रीन एक अलग हवाई सेक्टर को दिखा रही थी। दोनों स्क्रीनें सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर थीं, लेकिन हर स्क्रीन पर अलग विमानों की लोकेशन, ऊंचाई और दिशा दिखाई दे रही थी। यानी अब पीटर को बार-बार स्क्रीन बदलनी पड़ रही थी, एक रडार से दूसरे रडार पर नजर दौड़ानी पड़ रही थी। और यहीं से शुरू हुआ वो चूक का सिलसिला, जो बाद में 71 जिंदगियां छीन ले गया। रात के 11:10 पर 2 तकनीकी कर्मचारी कंट्रोल रूम में आते हैं। वे पीटर को बताते हैं कि स्काई गाइड प्रबंधन ने उन्हें कुछ जरूरी मेंटेनेंस कार्य की इजाजत दी है। हमें टेलीफोन सिस्टम भी बंद करना पड़ेगा। पीटर हल्के तनाव के साथ सिर हिलाते हैं और स्टैंड बाय फोन पर शिफ्ट हो जाते हैं। कमरे में अब भी माहौल शांत है। कंप्यूटर, रडार और लाइट्स, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहीं से एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। एक कंट्रोलर, एक तकनीकी रुकावट और 2 विमानों की किस्मत अब कुछ मिनटों में एक दूसरे से टकराने वाली थीं। इसी वक्त एक रूसी यात्री विमान मध्य जर्मनी के आकाश में उड़ान भर रहा था और अब वे जर्मन हवाई क्षेत्र को पार कर स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही रूसी विमान जर्मन हवाई क्षेत्र से निकलता है, उसे जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अंतिम मंजूरी मिलती है। यानी फ्लाइट 2937 को अब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख कंट्रोल सेंटर के हवाले किया जाता है, जहां सिर्फ एक आदमी ड्यूटी पर था, पीटर नील्सन। और यही सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला था, क्योंकि अब आगे का हर निर्देश, हर चेतावनी और हर निर्णय एक अकेले इंसान के कंधों पर था। जब रूसी फ्लाइट स्विस एयर स्पेस में दाखिल हो रही थी, दूसरी तरफ से एक और विमान, DHL का कार्गो बोइंग 757, आल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर से उत्तर दिशा की ओर चढ़ रहा था। यह एक रूटीन रेडियो कॉल होता है, लेकिन आने वाले मिनटों में यह कॉल एक बड़े हादसे की भूमिका बना रहा होता है। DHL फ्लाइट ज्यूरिख रडार से संपर्क करती है। ऊपर आसमान में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई तूफान नहीं, कोई खराब मौसम नहीं, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ छुपा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पीटर नील्सन अकेले थे और उनके रडार पर अब 2 महत्वपूर्ण फ्लाइट्स मौजूद थीं।
एक रूसी पैसेंजर फ्लाइट जिसमें बच्चे और शिक्षक सवार थे, दूसरी DHL की कार्गो फ्लाइट जो यूरोप के लिए माल लेकर जा रही थी। दोनों विमान अब एक ही हवाई मार्ग की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन इस समय किसी को भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। DHL का विमान अब फ्लाइट लेवल 360 यानी 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। Swiss airspace. Zurich, radar, good evening. Dilmun 611, I'm climbing flight level 260. ठीक उसी ऊंचाई पर जहां रूसी TU-X फोर्स भी उड़ रहा था, जो कि रूसी विमान के बराबर है और दोनों टकराव की दिशा में हैं। लेकिन अभी उनके बीच कई मील की दूरी है, इसलिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन यही वो वक्त था जब हर सेकंड, हर छोटी चूक एक आगामी त्रासदी की नींव रख रही थी। अब जैसे जैसे मिनट बीतते जा रहे थे, पीटर नील्सन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं उसे बार बार एक रडार स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर स्विच करना पड़ रहा था, क्योंकि अब एक साथ कई विमानों को मॉनिटर करना पड़ रहा था। इसी दौरान वह फ्राइडरिशशाफेन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है। मकसद था एक अन्य फ्लाइट एरोलॉयड को उनके हवाले करना, ताकि बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन जब वह फोन मिलाता है, लाइन काम नहीं कर रही। वह दोबारा कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट वही। फोन सिस्टम अभी भी डाउन था, क्योंकि टेक्निकल मेंटेनेंस अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच एक और दिक्कत उभरती है। कोई पीटर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो कॉल पकड़ने की कोशिश करता है, वो संकेत खो जाते हैं। अब स्थिति ऐसी थी जहां एक कंट्रोलर, 2 स्क्रीन डाउन फोन सिस्टम और टकराव की दिशा में बढ़ते 2 विमान, सब कुछ एक गंभीर भूल की ओर बढ़ रहा था। उसे मजबूरी में रूसी पायलटों को बिना निगरानी के छोड़ना पड़ रहा है, जबकि रूसी पायलट दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पीटर का ध्यान उस वक्त दूसरी तरफ होता है, यानी सबसे जरूरी पल पर दोनों तरफ से संपर्क टूट चुका था। दोनों विमानों के ट्रांसपॉन्डर सक्रिय थे और TCS सिस्टम ने खतरे को पहले ही पहचान लिया था। TCS ने DHL फ्लाइट को नीचे उतरने का निर्देश दिया और बाशकिरियन फ्लाइट को ऊपर चढ़ने को कहा, यानी सिस्टम ने सही समाधान दे दिया था। लेकिन उन्होंने बाशकिरियन फ्लाइट को नीचे उतरने को कहा। अब स्थिति थी, एक तरफ मशीन TCS कह रही थी ऊपर जाओ, दूसरी तरफ इंसान ATC कह रहा था नीचे आओ। और इस कंफ्यूजन में रूसी पायलटों ने कंट्रोलर की बात मानी, क्योंकि उन्हें TCS की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। दूसरी ओर DHL के पायलटों ने TCS के निर्देश माने और वे नीचे की ओर उतरने लगे। 2 जुलाई 2002 रात ठीक 11:35, जर्मनी का एक शांत शहर उबरलिंगन, और उसी शांत आसमान में एक इतिहास बदल देने वाला टकराव हुआ। DHL का बोइंग 757 जो तेजी से नीचे उतर रहा था, उसका तेज नुकीला निचला हिस्सा सीधे जाकर बाशकिरियान एयरलाइंस के TU-Oxum 54M के धड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा यात्री विमान बीच से लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। कुछ ही सेकंड में एक हिस्सा एक तरफ गिरा, दूसरा हिस्सा दूसरी ओर, और फिर पूरा विमान जमीन की ओर गिरता चला गया। TU-154 के पास बिल्कुल कोई समय नहीं था। वो कुछ ही मिनटों में हवा से गायब हो चुका था। DHL का विमान भी बुरी तरह डगमगाने लगा। कुछ सेकंड तक वह किसी तरह हवा में टिका रहा, लेकिन फिर वह भी नियंत्रण खो बैठा और जमीन की ओर गिर पड़ा। अब हादसे का पूरा असर सामने था। कुल मिलाकर 71 लोगों की जान चली गई। बाशकिरियन फ्लाइट में सभी लोग मारे गए, जिनमें शामिल थे 45 बच्चे, 9 शिक्षक और अभिभावक और पूरा फ्लाइट क्रू। DHL फ्लाइट, दोनों पायलट, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर हादसे में मारे गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन सबसे गहरा असर पड़ा रूस में, और खासकर ऊफा शहर में, जहां हर गली से सिर्फ रोने और बिलखने की आवाजें आ रही थीं। स्कूलों में सन्नाटा था, माँ बाप टूट चुके थे और पूरा देश एक गहरे शोक में डूबा हुआ था। इस हादसे ने एक परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया। विताली कलोएव, जो एक आर्किटेक्ट थे, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी तीनों बाशकिरियन फ्लाइट में सवार थे। इस भयानक टक्कर के बाद
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू की गई। जर्मन एविएशन अथॉरिटीज, रूस और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने मिलकर हवा में टकरा चुके इन 2 विमानों की घटना को बारीकी से खंगाला। जांच रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट कारण सामने आए, जिन्हें अगर समय रहते सुधारा गया होता तो शायद ये 71 जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। एटीसी कंट्रोलर की भारी लापरवाही सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन की भूमिका सवालों के घेरे में आई। वे अकेले थे, 2 स्क्रीन मॉनिटर कर रहे थे और टेक्निकल मेंटेनेंस के दौरान भी संपर्क साधने में असमर्थ थे। इससे निर्णय लेने में देर और गलत निर्देश जैसी जानलेवा चूकें हुईं। टेक्निकल स्टाफ की टाइमिंग सबसे गलत। जिस वक्त सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत थी, ठीक उसी वक्त टेक्निकल मेंटेनेंस शुरू किया गया, जिसमें फोन सिस्टम तक बंद कर दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पीटर नील्सन जरूरी कॉल्स नहीं कर सके और पायलटों से संपर्क टूट गया।